इस युग में हिंदी पत्रकारिता के सामने अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं। हम पहले चुनौतियों पर अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया का प्रभाव हमारी प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने इसमें क्रांति ला दी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पत्रकार हो या आम नागरिक हो, अपनी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर सूचना का प्रवाह अत्यंत तीव्र है। हम एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कह सकते हैं, और अक्सर बिना किसी सत्यापन के ही सूचनाएं फैल जाती हैं, जिसकी वजह से फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, भ्रामक खबरें और दुष्प्रचार सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते हैं, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता और गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। हम देखते हैं कि जैसे और कोई हम प्रोफेशनल फील्ड देखें जिसमें कि डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उसमें वो लोग अपनी एक डिग्री के साथ, एक पूरे कौशल के साथ एंटर करते हैं, लेकिन सूचना का और न्यूज़ का एक ऐसा समय आ गया है जिसमें हर व्यक्ति जिसके पास एक लेटेस्ट गैजेट है, एक मोबाइल फ़ोन है, वो बिना किसी पत्रकारिता की फॉर्मल डिग्री के बिना, यू नो मतलब अपना कोई भी वीडियो बनाकर हमारे सामने पेश कर सकता है, और उससे उसकी क्रेडेंशियल्स पे, उसकी विश्वसनीयता पर हमें गहन विचार करना चाहिए। इसके लिए हमें एक ऐसी अथॉरिटी का, एक ऐसे गठबंधन का की भी ज़रूरत है जिसमें हम ऐसे लोगों की एंट्री या एक तरह का गेट कीपर जो कि उन न्यूज़ को फ़िल्टर कर सके, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि आजकल इको चैम्बर्स, फ़िल्टर बबल्स का समय है जिसमें एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को उनके रुचि के अनुरूप सामग्री दिखाते हैं, जिससे केवल उन्हीं उपयोगकर्ता केवल उन्हीं विचारों और समाचारों के संपर्क में आते हैं जिनसे वे सहमत हैं। इससे फ़िल्टर बबल और इको चैम्बर्स का निर्माण होता है, जिससे लोगों के विचारों में एकरूपता आ जाती है, और मुझे लगता है कि विविधता की भी कमी है। इससे डाइवर्सिटी, उनको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़ ये है कि भावात्मक प्रतिक्रियाएँ। सोशल मीडिया पर खबरों की प्रतिक्रियाएँ अक्सर भावात्मक होती हैं। लोग अक्सर बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, ट्रोल करते हैं, जिससे विवाद और टकराव जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्लॉग्स और ऑनलाइन पोर्टलों के उदय से पारंपरिक समाचार माध्यमों जैसे समाचार पत्रों और टेलीविज़न की को बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है। इन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों पर खबरें तेज़ी से तो प्रकाशित होती हैं, और अक्सर वह खबरें समाचार पत्रों से भी पहले प्रकाशित कर देते हैं। इससे समाचार पत्रों की तत्कालिकता कम हो रही है, और हम जैसे डे इन एंड आउट हम लोग यूथ के साथ डील करते हैं, हम देखते हैं कि उनमें प्रिंट मीडिया, स्पेशली न्यूज़पेपर्स और रीडिंग की हैबिट्स काफ़ी कम होती जा रही हैं। उनको लगता है कि शॉर्ट्स पे या अ, मतलब ऐप्स के ऊपर न्यूज़ पढ़ ली तो उनका काम हो गया, बल्कि उससे उनको न्यूज़ के डिटेल में या तथ्यों के गहन उसमें जाने का मौका नहीं मिलता है। वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, एंड जैसे कि कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी, वेरी शॉर्ट। तो ज़्यादा दिमाग में उस पे बच्चों का ना तो रुचि बढ़ती है, ना उनको पूरी डिटेल्स मिल पाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑनलाइन समाचार पोर्टलों की संख्या में जो तेज़ी से वृद्धि हो रही है, उससे प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र हो गई है, और समाचार संगठनों को पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक से अधिक आकर्षक और तेज समाचार की पेशकश करनी पड़ती है, जिससे कभी-कभी सटीकता और गहराई से समझ की जगह तेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ
हम देखते हैं कि कई ऑनलाइन पोर्टलों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी देखी गई है। खबरों की सत्यता की जांच और संपादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे गलत सूचनाओं का प्रसार हो सकता है। और इसके अलावा यूट्यूब ने वीडियो कंटेंट के माध्यम से जो पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया है। अब समाचारों को केवल पढ़ा ही नहीं जा सकता, बल्कि देखा भी जा सकता है। और यूट्यूब पर कई समाचार चैनल और स्वतंत्र पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कि समाचारों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि वीडियो जर्नलिज्म के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो उत्पादन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इसके अलावा वीडियो सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए रचनात्मकता और कौशल की भी आवश्यकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल एल्गोरिदम के कारण कुछ वीडियो अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं, जबकि अन्य वीडियो या तो डूब जाते हैं, या लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो ओरिजिनल कंटेंट की जगह जो ट्रेंड में है चीजें, वो ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। इससे पत्रकारिता में विषमता बढ़ सकती है और कुछ विचारों को अधिक महत्व मिल सकता है। अब आजकल का समय हम ये भी देख रहे हैं कि जो डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह है वह इतना तीव्र है कि पत्रकारों के लिए सटीक और विश्वसनीय सूचना को छांटना मुश्किल हो रहा है। और इंटरनेट पर असीमित मात्रा में सूचना उपलब्ध है, जिसमें से अधिकांश अविश्वसनीय या अप्रासंगिक भी हो सकती हैं। पत्रकारिता को इस सूचना के भंवर में डूबे बिना सटीक और विश्वसनीय सूत्रों को छांटना सीखना होगा। इसके लिए डाटा एनालिसिस और सूचना सत्यापन के कौशल का विकास बहुत ही आवश्यक है। पत्रकारिता को सूचनाओं की सत्यता का गहनता से सत्यापन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच करनी होगी। विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करनी होगी और तथ्यों की पुष्टि करनी होगी। इसके लिए कुछ टूल्स की जानकारी, जैसे कि रिवर्स इमेजिंग और ड्राफ्ट ऑनलाइन, इस तरह के ponitor.org ने काफी सारे कोर्सेज भी अ, उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि हम अपनी क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर भी जो आजकल के पत्रकारों को ये सारे टूल सीखने की बहुत आवश्यकता है। और डाटा विश्लेषण के कौशल का विकास पत्रकारिता में अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पत्रकारों को डेटा का विश्लेषण करना, आंकड़ों को समझना और उनकी सही व्याख्या में सक्षम होना चाहिए। सूचना का चयन की अगर बात करें तो पत्रकारों को सूचनाओं का चयन करते समय सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है और विश्वसनीय सूत्रों को ही प्रकाशित करना चाहिए। और इसके साथ साथ अप्रासंगिक और अविश्वसनीय सूचनाओं से बचने की भी बहुत आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ आर्थिक चुनौतियां भी हमारी पत्रकारिता में हैं, जैसे कि विज्ञापन राजस्व में कमी होती जा रही है, और डिजिटल विज्ञापनों के कारण समाचार पत्रों के विज्ञापन राजस्व में बहुत कमी आई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल और फेसबुक ने विज्ञापन बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया है, लेकिन इन प्लेटफॉर्मों को विज्ञापन दाता सीधे विज्ञापन देते हैं, जिससे समाचार पत्रों को विज्ञापन प्राप्त करना मुश्किल होता जा रहा है। ऑनलाइन समाचार पोर्टलों के लिए ये भी मुनाफा कमाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऑनलाइन विज्ञापन के बाजार में अगर हम देखें तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा तीव्र है। कई ऑनलाइन पोर्टल मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि क्लिकबेट और सेंसेशनलाइजिज्म जैसे ऑनलाइन पोर्टल क्लिकबेट और सेंसेशनलाइजिज्म का सहारा लेते हैं, जिससे कि पाठकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन अ, रणनीतियों का और स्ट्रैटेजीज का दीर्घकालिक रूप में हानिकारक है और पाठकों का विश्वास भी खोती जा रही हैं। इसके साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं और कई इसके अलावा भी चुनौतियां, जैसे कि समाचार पत्रों और ऑनलाइन पोर्टल सदस्यता मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पाठकों को सदस्यता के लिए प्रोत्साहित करना और उनको बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाठकों को सदस्यता को के लिए प्रोत्साहित करना, समाचार संगठनों को उच्च गुणवत्ता का कंटेंट प्रदान करना और पाठकों का विश्वास बनाए रखना भी सोचना होगा। इसके साथ साथ डाटा विश्लेषण और सत्यापन
सूचना सत्यापन में कमी है। कई पत्रकारों को डेटा विश्लेषण और सूचना सत्यापन के कौशल का अभी अभाव है, और हमें देखते हैं कि अभी ये बहुत प्रीलिमिनरी स्टेजेस पे है। डिजिटल युग में डेटा का महत्व बढ़ता जा रहा है, और पत्रकारों को डेटा का विश्लेषण करना, डाटा जर्नलिज्म के कोर्सेज अभी बहुत कम यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं। इसके लिए उनको फैक्ट्स को समझना और उनकी सही व्याख्या करने में सक्षम होने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि फेक न्यूज़ का प्रसार, भ्रामक सूचनाओं का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सूचनाएं अक्सर वायरल तो हो जाती हैं, लेकिन लोगों को गुमराह कर देती हैं। अभी जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा था, तो एक पूरी पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, या जिसे हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, स्यूडो साइंस और डिस इन्फॉर्मेशन का प्रचार तेजी तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी जैसे कोरोना का न्यूज़ आ रहा है कि एचएमपीवी नया एक वेरिएंट आया है, तो उसकी न्यूज़ भी बहुत तेजी से फैल रही है। तो इससे क्या होता है, भ्रामक न्यूज़ों जो सूचनाएं हैं, इनका प्रचार तेजी से होता है, और लोगों को इसकी जो गंभीरता है और विश्वसनीयता है, इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए फेक न्यूज़ का पता लगाना और उसका प्रतिरोध करना, पत्रकारों को ये पता लगाना चाहिए कि क्या उनके स्रोत जो हैं, अभी कुछ ऑनलाइन पोर्टलों में संपादकीय नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है। इससे गलत सूचनाओं का प्रसार हो सकता है, और संपादकों को खबरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त संपादकीय नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ हम कुछ संभावनाओं पर भी गौर करेंगे, जैसे कि डिजिटल माध्यमों के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की पहुँच देश से दूर-दराज के इलाकों तक बढ़ रही है। अब लोग जैसे कि इससे पहले कुछ वक्ताओं ने प्रकाश हिंदुस्तानी सर ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही थी कि अब लोग मोबाइल पर ही अपने समाचारों को पढ़ लेते हैं। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों को समाचारों तक पहुँचने का बहुत कम समय में अवसर मिल जाता है, और नई तकनीकों का उपयोग से जिससे पत्रकारिता अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनती जा रही है। नए टूल्स अवेलेबल हैं, एआई और बहुत सारे डाटा विजुअलाइजेशन के माध्यम से जटिल आंकड़ों को आसानी से बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स के माध्यम से डाटा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे पाठकों को जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग, इसके माध्यम से पाठकों को खबरों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है। पाठक खबरों में नियंत्रण ले सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और उसके कहानी के अंत को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से घटनाओं को सीधे पाठकों तक पहुँचाया जा सकता है। इससे पाठकों को घटनाओं के वास्तविक समय में देख सकते हैं और पत्रकारों के साथ-साथ संवाद भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इसके उपयोग से पत्रकारिता को एक इमर्सिव बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके पाठकों को किसी भी घटना स्थल पर ले जाया जा सकता है, जैसे कि किसी भी ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है, और पाठक इस तरह से महसूस करता है कि वो उसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर है। इसके अलावा आजकल सिटीजन जर्नलिज्म, जिसे मैंने पहले कहा, इससे स्थानीय मुद्दों पर और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, और उससे काफ़ी सारी हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी एक नेशनल वो मिलती है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इसके साथ-साथ जनता की आवाज़ की हम अगर बात करें तो जनता की आवाज़ जो है वो सिटीज़न जर्नलिज्म से सामने आती है, और सरकार को, अन्य संस्थानों को भी जवाबदेही बन जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्राउड फंडिंग क्या, अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से पत्रकारिता के लिए धन जुटाया जा सकता है। बहुत सारे संगठन अपनी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, और इससे काफ़ी अच्छे कामों के लिए एक अच्छा फंड भी क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि सामाजिक मुद्दे जैसे
जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि पर अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। और समाज में बदलाव लाने के लिए डिजिटल पत्रकारिता का उपयोग करके समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का अभियान भी चलाए जा सकते हैं। और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल पत्रकारिता और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा मैंने एक लास्ट में एक पोएम लिखी है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। कलम की ताकत असीम है, जो जीवन को बदल सकती है। ये जीवन में विचारों को उड़ान देती है और दुनिया बदल सकती है। एक शब्द ही काफी है किसी को जगाने के लिए, सोई ही आत्मा को हिलाने के लिए। एक वाक्य ही काफी है बदलने किसी की भी दिशा को। प्रेम का संदेश दे सकते हैं, खुशियों को बढ़ा सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं। कलम की ताकत अद्भुत है। ये सृजन की शक्ति है जो कि जीवन का आधार है, एक शक्ति है। इसकी शक्ति को पहचानिए। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ। और मुझे ये अवसर देने के लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।